नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें आतंकवाद और माओवादी अशांति के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जोर दिया गया। कभी सीमांत कहलाने वाला यह क्षेत्र अब मजबूत पर्यटन, जैव अर्थव्यवस्था, बांस, चाय, पेट्रोलियम, खेल और पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्रों के साथ विकास में अग्रणी है। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? विच सिटी हैज बिकम द फोर्थ कैपिटल सिटी in the north-eastern region to be connected to the railway network? The right answer is option number A, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल को नई बेराबी सोरांग लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है, जो उत्तर पूर्व कनेक्टिविटी में एक बड़ा बढ़ावा है। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम अब राजधानी शहर रेल संपर्क वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। यह परियोजना सभी पूर्वोत्तर राजधानियों को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय के बड़े मिशन का हिस्सा है। 46वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश था? विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ 46th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान समिट 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। यह शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। पूरे क्षेत्र के नेता अमेरिकी टैरिफ, म्यांमार संघर्ष और दक्षिणी चीन सागर विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। आसियान की स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, जो समूह में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है? द पोलावरम प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। इस परियोजना पर चर्चा करने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई। यह आंध्र प्रदेश में पोलावरम गांव के पास गोदावरी नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, क्योंकि परियोजना के पूरा होने पर सिंचाई लाभ मिलेगा और जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होगी। यह अपनी दाहिनी नहर के माध्यम से कृष्णा नदी बेसिन में अंतर बेसिन स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। गोदावरी सबसे बड़ी प्राद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? Which district in India has become the first to meet its entire power demand with solar energy? The right answer is option number C, दीव। इसकी क्षमता है 11.88 मेगावाट की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए दीव को राष्ट्रीय मॉडल के रूप में सराहा है। दीव अब अपनी दिन की सभी बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में मजबूत प्रगति को दर्शाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस शहर में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया? द DRDO inaugurated the Quantum Technology Research Center QTRC in which city? The right answer is option number A, नई दिल्ली। DRDO ने मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए क्वांटम विज्ञान में भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना है। इसमें महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन में अनुसंधान के लिए उन्नत प्रयोगात्मक सेक्शन है। यदि आपको 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया
और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैली प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एमपीएन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिलीज्ड द 16th एशियाटिक लायन सेंसस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इस जनगणना के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़ के हो गई है 891। गुजरात वन विभाग द्वारा यह जनगणना हर 5 वर्ष में जारी की जाती है। 2025 में यह जारी की गई। एशियाई शेरों का निवास स्थल कहाँ है? घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले जंगल। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है में केंद्रित है। यह बरदा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में उभरा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी प्रवाह हुआ है? विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन फिस्कल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेवा सेक्टर में यानी सर्विसेज सेक्टर में। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई में रिकॉर्ड 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 14% की वृद्धि को दिखाता है। सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक कितना? 19% एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ। इसके बाद सेकेंड नंबर पर रहा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 16% के साथ। ट्रेडिंग में जो हिस्सेदारी रही है वह रही है 8% की। इंस्पायर योजना किस संगठन की प्रमुख पहल है? द इंस्पायर स्कीम is a flagship initiative of which organization? The right answer is option number D,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारत भर के कई शोध विद्वानों ने 8 से 13 महीने तक अपनी इंस्पायर फेलोशिप न मिलने के बारे में चिंता जताई है। इस देरी से इनके शोध कार्य और वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है। इंस्पायर योजना को 2008 में एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन आधार बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिस्पर्धी छात्रवृत्ति योजनाओं के विपरीत इंस्पायर कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करता है। 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का थीम क्या था, यानी विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9वें संस्करण के लिए इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम का अनावरण किया। इसका आयोजन 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? PM नरेंद्र मोदी inaugurated 103 अमृत stations in 18 states under which scheme? The right answer is option number A, अमृत भारत स्टेशन योजना। कुल जिलों की संख्या रही 86, जिसमें ये 103 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों को समर्पित किया गया है। यह देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों को नए युग के ग्राहक अनुकूल परिवहन केंद्रों में बदलने के लक्ष्य के साथ आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे के अभियान में एक प्रमुख मील का पत्थर है। 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 103 स्टेशन खोले गए हैं। 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। 7 समिट्स चुनौती पर्वतारोहण में एक प्रतिष्ठित उपलब्धि है, जिसमें पर्वतारोही को पृथ्वी के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना होता है। हाल ही में 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने इस चुनौती को पूरा करके इतिहास रचा है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ई हंसा। भारत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक हंसा यानी ई हंसा विकसित कर रहा है, जो अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। ई हंसा को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला यानी CSIR NAL बेंगलुरु द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। यह आयातित ट्रेनर विमान की लागत का लगभग आधा है, जो इसे पायलट प्रशिक्षण के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाता है। ई हंसा 3 अगली पीढ़ी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किफ़ायती और स्थानीय विमानन प्रशिक्षण का समर्थन करना है। भारत में MSME को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटी सपोर्ट टू MSMEs इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, SRI फंड स्कीम। यह फंड योजना जो MSME को इक्विटी निवेश के साथ सहायता प्रदान करती है, ने अपने लॉन्च के बाद से मार्च 2025 तक 577 MSME में लगभग 10,979 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2020 में SRI फंड लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य उन MSME में 50,000 करोड़ रुपए डालना है जो विस्तार करने और बड़े व्यवसाय बनने की क्षमता दिखाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ रिलायंट फंड SRI। किस संस्थान ने स्पेक्ट्रल फंक्शन का उपयोग करके क्वांटम सामग्रियों में
टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक नई विधि की खोज की है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड टू डिटेक्ट टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट्स इन क्वांटम मटेरियल्स यूजिंग द स्पेक्ट्रल फंक्शन। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, रमन अनुसंधान संस्थान RRI बेंगलुरु। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हुआ है। चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य खबरों में रहा है। यह कहाँ स्थित है? चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was seen in the news. Where is it located? The right answer is option number A, हिमाचल प्रदेश। न्यूज में क्यों है? हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने हाल ही में सिरमौर जिले में चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। यह हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है और 1985 में इसे स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य 56 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और चूड़धार चोटी को घेरता है, जिसे चूड़धार के नाम से भी जाना जाता है। यह चोटी बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी से दक्षिण में जंगली गंगा के मैदान और सतलुज नदी और उत्तर में बद्रीनाथ को देखा जा सकता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खबरों में रहा है। यह कहाँ स्थित है? केवलादेव नेशनल पार्क विच वाज सीन इन द न्यूज। वेयर इज इट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाने वाला राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कछुओं के लिए भी एक अभयारण्य के रूप में उभर रहा है, जो राज्य में पाई जाने वाली 10 प्रजातियों में से 8 को आश्रय प्रदान करता है। यह भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल द्वारा शिकार के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में की गई थी और 1956 में यह पक्षी अभयारण्य बना। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, लेकिन पार्क में हिंदू भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर के कारण इसका नाम बदलकर केवलादेव कर दिया। यह एक रामसर साइट है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नागरहोल टाइगर रिजर्व खबरों में रहा है। यह कहाँ स्थित है? नागरहोल टाइगर रिजर्व दैट वाज सीन इन द न्यूज। वेयर इज इट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। न्यूज में क्यों है? नागरहोल टाइगर रिजर्व में 52 जेनुकुरुबा आदिवासी परिवारों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकारों का दावा करते हुए एक बोर्ड लगाया। यह कर्नाटक के मैसूर और कोडागु जिलों में स्थित है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों का एक पारिस्थितिक संगम है। रिजर्व का नाम एक छोटी नदी नागरहोल कन्नड़ में शाब्दिक रूप से एक सांप की धारा के नाम पर रखा गया है, जो काबिनी नदी में शामिल होने से पहले आवास के भीतर घूमती है। यह बड़े नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके दक्षिण पूर्व में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और दक्षिण पश्चिम में केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है। नदियां कौन कौन सी बहती है? यह उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS किस मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। न्यूज में क्यों है? हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अध्यक्षता में केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक आयोजित की। परिषद ने NAPS और NATS यानी NATS का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत वजीफे में 36% की वृद्धि की सिफारिश की है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 19 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक किस देश में आयोजित हुई? इन विच कंट्री द 24th इंडियन ओशियन रीन एसोसिएशन मीटिंग वॉज हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। भारत ने इस बैठक में भाग लिया, जिसकी मेजबानी श्रीलंका ने वर्चुअली की। इस बैठक का थीम क्या था? भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व पेरियासमानी कुमारन ने किया। भारत वर्तमान में इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और ट्रोइका का हिस्सा है। भारत 2025-27 के लिए श्रीलंका से इसकी अध्यक्षता संभालेगा। किस संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इन May 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
विश्व पशु संगठन WOAH। यह रिपोर्ट बदलती दुनिया में पशु स्वास्थ्य का पहला व्यापक वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द थर्ड टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटका एंड गुजरात? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। यह पहले से ही महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जैसी प्रमुख इसरो सुविधाओं की मेजबानी करता है, जो क्रायोजेनिक और तरल इंजनों का परीक्षण करता है। उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता बढ़ाने के लिए थूथुकुडी के कुलशेखरपट्टनम में इसरो द्वारा दूसरा भारतीय अंतरिक्ष बंदरगाह बनाया जा रहा है। मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई थी? द मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। न्यूज़ में क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने LGM-30G मिनटमैन 3 ICBM का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल परमाणु सक्षम और पृथ्वी के किसी भी हिस्से में वारहेड पहुंचा सकती है। LGM में L का मतलब है साइलो लॉन्च, G का मतलब सरफेस अटैक और M का मतलब गाइडेड मिसाइल है। मिनटमैन 3 को 1970 के दशक में पेश किया गया था और यह इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV वाली पहली अमेरिकी मिसाइल थी। यह अमेरिकी परमाणु ट्रायड में एकमात्र भूमि आधारित मिसाइल है। इसे डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जो अब बोइंग का हिस्सा है। चागोस द्वीप समूह खबरों में रहा, यह कहाँ पर स्थित है? चागोस आइलैंड्स वाज सीन इन द न्यूज, वेयर इज इट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिंद महासागर, सेंट्रल इंडियन ओशन। न्यूज में क्यों है? भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौते के तहत डिएगो गार्सिया एटोल सहित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को लौटाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के फैसले का स्वागत किया है। यह भारत के दक्षिणी सिरे से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में है। समूह के प्रमुख द्वीपों में डिएगो गार्सिया, डेंजर आइलैंड, एगमोंट, इस्ब्रा लैंड्स, ईगल आइलैंड्स, नेल्सन आइलैंड, पेरोस, बानहोस, थ्री ब्रदर्स और सोलोमन आइलैंड्स शामिल हैं। डिएगो गार्सिया 30 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य अड्डा है। किलाउआ ज्वालामुखी जो समाचारों में था, किस देश में स्थित है? किलाउआ वोल्केनो दैट वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, USA। हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी हाल ही में फटा है और लावा के फव्वारे 1000 फीट से अधिक ऊंचाई तक गए थे। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह एक ढाल प्रकार का ज्वालामुखी है जो USA के हवाई राज्य में हवाई द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसके शिखर कैल्डेरा में एक लावा झील है जिसे हलेमाऊ माऊ कहा जाता है, जिसे हवाई ज्वालामुखी देवी पेले का घर माना जाता है। इसकी ढलान पश्चिम और उत्तर में मौना लोआ ज्वालामुखी से मिलती है। एलिसेला गिगांटेया क्या है जो समाचारों में देखा गया था? व्हाट इज एलिसेला गिगांटेया दैट वाज सीन इन द न्यूज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्फीपॉड क्रस्टेशियन। नए शोध से पता चलता है कि दुर्लभ विशाल झींगा एलिसेला गिंगेटिया दुनिया के 59% महासागरों में पाया जाता है। यह एक विशाल उभयचर क्रस्टेशियन है जो 34 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े गहरे समुद्र के उभयचरों में से एक है और इसे बहुत दुर्लभ माना जाता है। शुरुआती दृष्टि में उत्तरी प्रशांत में 5304 मीटर की गहराई पर पाया गया एक 28 सेंटीमीटर का नमूना शामिल था। नए अध्ययन ने प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों में 75 स्थानों में से 195 रिकॉर्ड एकत्र किए गए। यह साबित करता है कि यह वैश्विक रूप से वितरित दुर्लभ या स्थानीय नहीं है। प्रशांत महासागर इसका मुख्य निवास स्थान है, जिसका 75% समुद्री तल इस प्रजाति के लिए उपयुक्त है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा है। बिल्कुल सही है यह ब्लड फिजेंट का घर है जो सिक्किम का राज्य पक्षी है, यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता
हॉटस्पॉट का हिस्सा है और उत्तर सिक्किम में दजोंग घाटी विशेष रूप से औषधीय पौधों से समृद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा शहद मिशन शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है यह। विश्व मधुमक्खी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की एक पहल है और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में मधुमक्खियों और परागकणों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। गलत है यह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS भारत का पहला उच्च रिजोल्यूशन मौसम मॉडल है। यह स्टेटमेंट गलत है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित नहीं बल्कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसे IMD द्वारा संचालित जरूर किया जाता है। IMD वर्तमान में युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली CFS का उपयोग करता है, जिसे मूल रूप से मानसून मिशन के तहत विकसित किया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। यह भारत का पहला उच्च रिजोल्यूशन मौसम मॉडल है जो 6x6 किलोमीटर स्थानिक रिजोल्यूशन पर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। बात हो रही है BFS की। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द हिमालयन माउंटेन। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। ये भ्रंशों से निर्मित ब्लॉक पर्वत है, बिल्कुल गलत है यह स्टेटमेंट। हिमालय युवा तह पर्वत है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ों में से एक है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक चौड़ी है, यह भी गलत है। यह पर्वत संपीड़न बलों द्वारा बनते हैं जो 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने पर पृथ्वी की पपड़ी को मोड़ते हैं। चौड़ाई इसकी कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक होती है। यानी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी हिस्से की तुलना में पश्चिमी तरफ अधिक चौड़ी है। दून, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच नदी अपर्दन और विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनी अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।